अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में नए सूबों के क़याम के हवाले से एक बार फिर से बहस छेड़ दी गई है। माजी में भी इस किस्म का बहस मुबाहिसा होता रहता है, मगर इसका कभी भी कोई नतीजा नहीं निकला। जिस पार्टी की जिस सूबे में हुकूमत होती है वो उस सूबे की तकसीम के खिलाफ होती है, मगर दीगर सूबों की तकसीम के लिए तावीलें ज़रूर घड़ी जाती हैं। इस बार मौशी थिंक टैंक ने इंतज़ामी ढांचे की इस्लाहात के लिए नए सूबों के 3 मंजरनामे तजवीज़ किए हैं। पहले मंजरनामे में 12 सूबों की तजवीज़ दी गई है। दूसरे मंजरनामे में 15 से 20 छोटे सूबे तजवीज़ किए गए हैं और तीसरे मंजरनामे में 38 वफाकी डिविजन्स की बात की गई। मौशी थिंक टैंक इकोनॉमिक पॉलिसी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के मुताबिक मौजूदा सूबों में आबादी के बेतहाशा फ़र्क की वजह से मसाइल भी बेतहाशा हैं। हर गुजरते दिन के साथ गुर्बत, बेरोजगारी और तालीम की शरह में फ़र्क बढ़ता जा रहा है। नाजरीन, नए डैम्स बनने हों, नई नहरें निकालनी हो या फिर मुल्क भर में नए सूबे बनाने की बात हो, ये बहस हमेशा ही मुतनाज़ा रही है। इसलिए आज तक ऐसी किसी बहस का कोई नतीजा ही नहीं निकला। टाइमिंग की बात जरूर की जा सकती है कि ऐसे वक्त में जब मुल्क भर में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा रखी है, तहरीक इंसाफ अपनी बका की जंग लड़ रही है और सियासी और अस्करी क़यादत मौशी इस्तेहकाम पर फोकस किए हुए है, तो ऐसे में इस नई बहस से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? सूबों के मुतालबे पर नए NFC अवार्ड के लिए 11वां कौमी मालियाती कमीशन भी तश्कील दे दिया गया है। सदर मुमलिकत ने नई कमीशन की मंजूरी दे दी है, जिसके चेयरमैन वजीर ख़जाना होंगे और तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। वसाइल की तकसीम पर विफाक को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिस पर पीपल्स पार्टी लचक दिखाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। इस कौमी मामले को कैसे सुलझाया जाएगा ये तो इस कौमी मालियाती कमीशन के इजलास से अंदाज़ा हो ही जाएगा, मगर एक मामला ऐसा है जहां सिंध, पंजाब और विफाक सेम पेज पर हैं और वो पेज है ज़िमनी इलेक्शन का। जी हाँ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने आइंदा ज़िमनी इलेक्शन मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। ये पेशरफ्त इंतहाई हैरानकुन है, क्योंकि तमाम तर कौमी मामलात में पीपल्स पार्टी नून लीग के सामने खड़ी नजर आती है। बिलावल भुट्टो पंजाब और विफाक पर तंज का कोई मौका, जी हाँ कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वजीर आजम शहबाज शरीफ को पंजाब के लिए फेवरेटिज्म का ताना दिया जाता है। पंजाब के लिए वो शहबाज स्पीड है, मगर सिंध के लिए शहबाज स्लो हैं। मगर तहरीक इंसाफ से मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ मिल जाती है। इस इत्तेहाद का ऐलान इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी और पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने दीगर रहनुमाओं के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। राजा परवेज अशरफ के मुताबिक तयशुदा फॉर्मूले के तहत दोनों जमातें मिलकर ज़िमनी इंतखाबात लड़ेंगी। आम इंतखाबात में जिसका उम्मीदवार रनर अप था ना, उसी जमात का उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेगा। ये इत्तेहाद दोनों जमातों की क़यादत के हुक्म पर हुआ है और वो उस पर वजीर आजम शहबाज शरीफ के मशकूर हैं। नाजरीन, अभी हालिया इलेक्शन में शिकस्त के बाद नदीम अफजल चंद ने पीपल्स पार्टी की पंजाब में नाकामी का मलबा मुस्लिम लीग नून पर डाल दिया था और इल्ज़ाम आयद किया था कि जी पीपल्स पार्टी सिर्फ मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करने की वजह से इलेक्शन हारी है। इन इल्ज़ामात के बावजूद पीपल्स पार्टी के नून लीग से इत्तेहाद का सारा क्रेडिट तहरीक इंसाफ को जाता है, जिनके खौफ से पीपल्स पार्टी इत्तेहाद करने पर मजबूर है। एक और अहम खबर फैसलाबाद से आ रही है, जहां एंटी टेररिज्म कोर्ट ने 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुनाते हुए उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, राय मुर्तजा इकबाल और कवल शोजेब समेत 59 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी है और फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 अफराद को बरी कर दिया है। PTI वालों को आज का दिन भी मुकाफात अमल की याद दिलाता है। जिस राना सनाउल्लाह को PTI ने नाहक जेल में डाला था, आज उसी राना सनाउल्लाह के घर पर हमला करने के जुर्म में PTI के 59 लोग मुजरिम करार दिए गए हैं। सियासत की इसी ऊंच नीच पर हम आज के प्रोग्राम में सीधी बात करेंगे, मगर एक सीधा सीधा ब्रेक लेते हैं।
मनसूबाबंदी, एक जिम्मेदारी, एक एहसास, आइंदा नस्लों के रोशन मुस्तकबिल का राज। खानदानी मनसूबाबंदी के आर्जी और मुस्तकिल तरीकाजात न सिर्फ माँ बच्ची के सेहत के जामिन है, बल्कि खुशियों भरे घराने की तश्कील में भी मावन है। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत व आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत व आबादी, हुकूमत पंजाब। बोलो कि वो खुदा रब्बुल आलमीन है। बोलो कि नबी आखिरुज़्ज़मान रहमतुल लिल आलमीन है। बोलो कि इस्लाम से ज्यादा अमन की तलकीन करने वाला मजहब कोई और नहीं। बोलो कि इंतशार फैलाने वाले हम में से नहीं। बोलो कि नफरत का प्रचार करने वाले हम में से नहीं। बोलो शिद्दत पसंदी पर उकसाने वाले हम में से नहीं। बोलो इससे पहले कि फितना अंगेज मजहब का नाम लेकर तुमको वरगलाएं। बोलो इससे पहले कि देर हो जाए। बोलो अपनी बका के लिए। बोलो इस धरती से वफा के लिए। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त। ईमान, इत्तेहाद, तंजीम, सियासत और खिदमत, कौमी वहदत बेमिसाल, प्यार, दर्दमंदी, दरगुजर है मजहबी हम आहंगी बाकमाल। मुख्तलिफ सिकाफतों का हसीन इम्तजाज, ये है मेरा, आप सबका, हम सबका पाकिस्तान। लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल-किताब। गुंबदे आबगी ना रंग, तेरे मुहीत में हबा। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और आज सीधी बात में मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी जुल्फ़िकार बदर साहब ने, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी काजी अहमद अकबर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम काजी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। लास्ट बट नेवर द लीस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जी राजा उसामा सरवर साहब, जो कि मुस्लिम लीग नून की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। बहुत बहुत शुक्रिया उसामा साहब ज्वाइन करने के लिए। आई लाइक टू स्टार्ट द शो विद काजी अहमद अकबर। आई नो काजी साहब मुश्किल तरीन दिन चल रहे हैं, आज का दिन तो बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ना काजी साहब एक बात बड़ी कमाल है कि उनका जो मॉरल ग्राउंड है ना वो हमेशा ही बड़ा हाई रहता है। और क्योंकि आप लोग का मॉरल ग्राउंड बहुत ज़्यादा हाई रहता है सर, तो मुकाफात अमल का तो आज एक और ऐसा दिन था जो कि आपकी पार्टी के लिए सुनहरे हरूफ में लिखा जाएगा, क्योंकि जिस राना सनाउल्लाह के ऊपर इतना बड़ा केस डाला गया आप ही की हुकूमत के अंदर, और फिर उनके घर पर हमला किया गया आप ही लोगों की तरफ से, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की तरफ से, आज उसी राना सनाउल्लाह के वजह से आप लोगों के जो कारकुनान हैं एंड मेंबर नेशनल असेंबली ऑल्सो 59 लोग बनते हैं टोटल, जिनको 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। सर ये मुकाफात अमल नहीं है तो क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिनिश बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं अपनी बात का आगाज तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर के साथ करूंगा जो कि मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर देना चाहूंगा।
वो ये है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में PMLN वालों के साथ हुई, चाहे आज पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन फस्तायत जो PTI के लीडरान, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर लीडरशिप और वर्कर्स के साथ की जा रही है, मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर उन दोनों चीजों की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूं और मैं समझता हूं कि यही हमारी नालायकी है मिनहसल कौम और मिनहसल पॉलिटिकल पार्टीज कि हम लोग इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं कि आज तक पॉलिटिकली जमातें अपने आप को मजबूत नहीं कर सकी, पॉलिटिकली गवर्नमेंट्स अपने आप को मजबूत नहीं कर सकी और आज भी हमें एम्पायर की तरफ देखना पड़ता है। तो मैं समझता हूं कि ये वो चेन ऑफ इवेंट्स है जिससे इस कौम को सीखना चाहिए था, इस कौम के सियासतदानों को सीखना चाहिए था। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने नहीं सीखा और आज जो फैसला सुनाया गया, मैं तो हैरान हूं कि चले एक बात तो वाजे हुई कि 9 मई के इस बयानिए में राना सनाउल्लाह का घर और कोर कमांडर हाउस जिसे हम जिना हाउस कहते हैं, उन दोनों की तकरीम और उन दोनों की सैंक्टिटी बिल्कुल बराबर है कानून की नजर में। मुझे बड़ी खुशी हुई आज अपने इस कानून की इस रवैये को देखकर। एट द सेम टाइम आपने कहा कि MNAs, हमारे 2 MPAs जो मेरे कलीग्स हैं, शेख शाहिद साहब फैसलाबाद से और हाजी इस्माइल सीला साहब, उन दोनों को भी आज सजाएं सुनाई गई हैं, एक को 10 साल की, एक को 3 साल की। और मजे की बात यह है कि ये दोनों साहिबान मौके पे मौजूद भी नहीं थे, बल्कि इनमें से एक साहब जो है वो तो शहर में भी मौजूद नहीं थे। और इसके अलावा एक और ऐसे शख्स को सजा सुनाई गई जो शायद उस दिन इस डिवीजन में भी मौजूद नहीं था। लेकिन मैं हैरान हूं कि इंसाफ के कौन से तकाजों को पूरा किया जा रहा है और कौन से ऐसे मेयार हैं जिनके ऊपर ये ATC अदालतें अपने फैसले सुना रही हैं। और 106 में से 6 MPAs को पंजाब असेंबली से फारिग कर दिया गया है और जो मैं देख रहा हूं कि आने वाले कुछ माह में ये तादाद बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या मैं ये देखा भी कर रहे हैं काजी साहब, अलाउ मी, आप कुछ अनदेखा भी कर रहे हैं। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, 34 लोग, उनका भी ताल्लुक PTI से रहा है या है अभी भी, जिनमें फवाद चौधरी एंड जैन कुरैशी साहब भी शामिल हैं, उनको बरी किया गया है। वो 34 लोग आपको नजर नहीं आ रहे हैं। बाकी जो आपको 59 लोग नजर आ रहे हैं, या जिनको 10 साल कैद हुई है या जिनको 3 साल कैद हुई है, अगर उनको देख करके आप निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठा रहे हैं, सो द 34 अदर पीपल जिनको बरियत मिली है, उनको देख करके आप क्या कहेंगे? मुझे तो लगता है कि मेरिट पर हुआ फैसला। जी, मेरा बिल्कुल भी एतराज इस बात पर नहीं है कि जिन लोगों को बरी किया गया है उसके क्या मेरिट्स हैं। मेरा कतन उस पर कोई एतराज नहीं है। अच्छा, मेरा एतराज उन मेरिट्स के ऊपर है कि जिनको सजाएं सुनाई गई हैं। जहां पे 70 से ज्यादा लोगों को सजाएं सुनाई गई उस कोर्ट की, कि उनमें से एक शख्स इस डिवीजन में मौजूद नहीं थे, एक शख्स इस शहर में मौजूद। क्योंकि मैं जानना चाह रहा हूं कि जब ATC ने यह फैसला दिया है तो इनमें किन मेरिट्स को, किन चीजों को मलूज़े खातिर रखा गया है। बिकॉज मैं एज अ पॉलिटिकल वर्कर ये समझता हूं कि ये फैसला किसी अदालत का नहीं है, ये कहीं और से लिखा कर यहाँ पर भेजा गया, जो कि जज साहब ने क्या सिर्फ बात कर दी काजी साहब, कहीं और से लिखा कर वो दौर चला गया, ये वो दौर नहीं है। लेकिन लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम जुल्फिकार बदर साहब। बदर साहब, फैसला कहीं और से लिखकर भी आया है, मतलब इस दौर में भी? मुझे तो लगा कि वो वंस अपॉन अ टाइम वाली बात होगी जब कहीं से फैसले आया करते थे, हीरे हुआ करते थे और पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ करता था। मतलब ये तो बड़ा इल्जाम लग रहा है आप लोगों की जॉइंट इत्तेहादी गवर्नमेंट पर। आपको भी ऐसा लगता है? इस फैसले को आप कैसा देखते हैं? फैसलाबाद के एंटी टेररिस्ट को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया बिनिश, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। देखिए, ये जो कोर्ट्स के फैसले हैं, ये हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, कभी हमारे हक में आते हैं, कभी हमारे खिलाफ आते हैं। लेकिन इसमें जरूर कोई ना कोई इन्फ्लुएंस अगर कभी हो तो वो हो सकता है, लेकिन फैसले जो हैं वो जजेस ही लिखते हैं और उसकी लीगैलिटी को देख के। और जितने टाइम से ये केस चल रहा था, अगर उसके अंदर जो उनको राइट ऑफ डिफेंस दिया गया, अगर कोई शख्स वहां पे मौजूद नहीं था, तो मैं समझता हूँ अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है, उसके पास राइट ऑफ अपील है, वो आगे अपीलेंट फोरम के ऊपर जाके अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है और अपनी जो भी ज्यादती हुई है उसको वो पार्डन कर सकते हैं, उसको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन इस
चीज के ऊपर कि हमारे खिलाफ फैसला आ जाए और कहना कि जी फैसला जज ने नहीं कहीं और से लिखा गया है, तो मैं नहीं समझता कि ऐसा शायद पहले कभी मुमकिन होता हो, या अभी भी अगर कोई इसमें इनपुट लेना चाहे तो वो जरूर अपने सीनियर से लेता है, लेकिन ये फैसला चूंकि जजेस ने सेशन जज होते हैं और सेशन जज अपनी नौकरी के ऊपर कभी जो है कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा कि एट द कॉस्ट ऑफ हिज जॉब के मामला हो, तो और सेशन जजेस जो हैं खास तौर पे एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स के, वो बड़े काबिल और एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, कॉम्पिटेंट होते हैं, और वो फैसला खुद ही लिखते हैं। उसको लिखने में भी उनको टाइम लगता है, लेकिन बगैर देखे, बगैर हेयर से के ऊपर और बगैर किसी एविडेंस के ये कह देना कि जनाब फैसले लिखे लिखाए आते, मैं नहीं समझता कि ये कोई मुनासिब बात है। और ऐसी बात से हमें गुरेज करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए कि बगैर सबूतों के हम बात कर दें। जहां तक बात रह गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की, देखें ये पीपल्स पार्टी या नून का या इस हुकूमत का इन फैसलों के साथ कोई तल्लुक नहीं है, ये कोर्ट्स ने दिया है। और जिन लोगों का केसेस चल रहे थे, उन लोगों के केसेस जो हैं वो अदालतों के अंदर उन्होंने अपने वकील भी किए हुए थे, उनको राइट ऑफ डिफेंस भी दिया गया था, और एक प्रॉपर ट्रायल के बाद, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करने के बाद उनको जो है ये फैसले सुनाए गए हैं। और जो उसके अंदर शामिल लोग थे उनको उनके ऊपर एग्जाम्पल सेट की गई है, और जो लोग शामिल नहीं थे उनको बरी किया गया। और जिन लोगों के साथ कोई ज्यादती हुई है, तो मैं समझता हूँ उनको अगले फोरम के ऊपर जाके आवाज करनी चाहिए, उठानी चाहिए, और उनका वकील आई एम श्योर कि आगे जाके हाई कोर्ट के अंदर इसके ऊपर आवाज उठाएगा और अपील दायर करेगा कि जी हमारे साथ ज्यादती हुई है। लेकिन मैं जो काजी साहब बात कर रहे थे उसके ऊपर आऊंगा कि इस सारे प्रोसेस के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पहले दिन से ये आवाज उठाते रहे हैं, और आज भी हम उठाते हैं कि इस सारे प्रोसेस के अंदर जो लोग इस सारे 9 मई के वाक़े में मुलव्वस थे, उनकी तो एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए। और जो लोग मुलव्वस नहीं थे, जो सियासी कारकुन थे या पॉलिटिसाइजेशन के ऊपर बिलीव करते हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी के ऊपर बिलीव करते हैं, और ऐसी किसी दहशतगर्दी का हिस्सा नहीं थे पाकिस्तान के अंदर, तो उन तमाम लोगों के साथ अगर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहीं हुई है, तो पीपल्स पार्टी उनके खिलाफ आवाज भी उठाती है, उठाती रहेगी। वो चाहे पीपल्स पार्टी के लोग हों या किसी और जमात के, तो पीपल्स पार्टी ने हमेशा ऐसे लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ऊपर हमेशा आवाज उठाई है और उठाती रहेगी। और आज भी हम आवाज उठा रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर्स के साथ। जुल्फिकार साहब जरा क्लियरली बता दें, काजी साहब भी हैं, उसामा साहब भी हैं, अगर मैं इस फैसले की बात करूं, फैसलाबाद की एंटी टेररिस्ट कोर्ट की, इसको स्पेसिफिकली, बिकॉज ये बड़ी खबर है, जाहिर सी बात है आज के दिन की, तो इसमें कौन विक्टिम है, कौन विक्टिम नहीं है? वुड यू लाइक टू से इट क्लियर एंड लाउड? देखिए, जो लोग तो इन्वॉल्व थे इस सारे, वो चाहे राना सनाउल्लाह साहब का घर हो या आर्मी चीफ का घर हो या किसी कोर कमांडर का घर हो, कानून सबके ऊपर एक बराबर लागू होता है। आप ट्रेस पास नहीं कर सकते और आप जाके किसी के घर के ऊपर ऐसा इकदाम नहीं कर सकते कि आप उसके जलाओ घिराव कर दें और तबाही फेर दें। तो उन सब के ऊपर ये है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके ऊपर तो कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं, लेकिन जो लोग इस पे इन्वॉल्व नहीं थे या मौके पे मौजूद नहीं थे, उनके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। और ये आवाज हम अब आज भी उठा रहे हैं, हमेशा उठाते रहे हैं और आइंदा भी उठाते रहेंगे। चलिए जी, लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम पीएमएलएन। बेनिफिशरी तो आप ही हैं आज के इस बड़े फैसले के, बिकॉज नो डाउट अबाउट इट, उसामा साहब के जितनी तकलीफ़ें राना सनाउल्लाह साहब ने इस पूरे प्रोसेस में सही हैं, जो केस भी उन पे बना, फिर उनके घर पर हमला हुआ, और फिर हमने देखा कि किस तरीके से उनकी जो मिसेज हैं, उनकी बेटर हाफ, वो एक आयरन लेडी बनकर के सामने आई और बड़े खंदक पेशानी से उन्होंने इन तमाम तर मामलात को देखा। लेकिन आज ये जो फैसला आया, नो डाउट कि आप लोग इसके बेनिफिशियरी, लेकिन इस फैसले के ऊपर भी पीटीआई काफ़ी ज़्यादा सवालात उठा रही है, उनकी तसल्ली कैसे होगी सर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिनेश, देखें, आज से हफ्ता पहले एक फैसला आता है तो पीटीआई सेलिब्रेट करती है कि जी इमरान खान साहब 9 केसेस में बरी हो गए, तब ये कोर्ट पे सवाल नहीं उठाते, तब कहते कोर्ट का प्रोसेस बिल्कुल साफ सुथरा चला। अफसोस से जब एक फैसला इनके खिलाफ आता है
तो ये फौरन कहते हैं जी एक लिखा पढ़ा फैसला आया वो पढ़ दिया। आज हम 2025 में रह रहे हैं, हम 2010 में या 15 में नहीं है कि लिखे पढ़ाए फैसले आएंगे। कोर्ट्स अपने फैसले खुद करती हैं, क्या हमारे हक में आए या क्या हमारे खिलाफ आए। मगर मैं एक चीज पर बिल्कुल एग्री करता हूँ काजी साहब के साथ, अगर कोई बीच में बेगुनाह इंसान जरूर है तो उसको अपने एविडेंस देने चाहिए और वो बेगुनाह होना चाहिए। मगर जो लोग इस चीज में इन्वॉल्व हैं उनको बिल्कुल एक मिसाल बनानी चाहिए, क्योंकि ये किसी को हक नहीं है कि किसी के घर में जाके उनकी माँ बेटी का लिहाज किया बगैर उनके घर को जलाए तोड़े, या किसी भी आर्मी इंस्टीट्यूशन या किसी भी पुलिस स्टेशन को। लॉ सबके लिए बराबर है, क्या वो MNA है, क्या वो कोई सियासी वर्कर है, क्या वो आम आदमी है। लॉ सबके लिए बराबर है और लॉ सबके लिए एक जैसा होता है। बिल्कुल इसमें कुछ गलतियां भी हुई होंगी, हम ये नहीं कहते सब कुछ ठीक है, गलतियां भी जरूर हुई होंगी, मगर वी हैव टू ट्रस्ट दिस प्रोसेस। और ये जब प्रोसेस चलेगा तो इसमें सब कुछ सफाई भी होती जाएगी। अगर आप ये चाहते हैं कि नो में हम भूल के हर चीज आपको कहें जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। जिनने ये एक्ट किया है उनको बिल्कुल मिसाल बनानी चाहिए, लोगों के सामने खड़ा करना चाहिए और बताना चाहिए कि ये एक प्री प्लान्ड एक तरतीब के साथ PTI लीडरशिप ने लॉन्च किया था प्रोग्राम, जिसको हमें डिफ्यूज भी करना है और इसकी मिसाल बनानी चाहिए। और इस आप दिनेश आप जैसे पढ़े लिखे लोग इस मुल्क में रहते हैं, सबको पता है ये कैसे हुआ। ये एक मॉब को पूरा इंस्टिगेट किया गया और मॉब को पूरी तरफ चलाया गया। इनकी लीडरशिप के इंटरव्यूज आ रहे थे, इनकी लीडरशिप रैलीज को चला रही थी, बाद में गायब हो गए, लोगों को छोड़ के भाग गए। फिर तो सब कुछ किसके जिम्मे आता है? हमारे जिम्मे तो नहीं आता। आज आप ये कहें हम सब कुछ भूल जाएं, हम आप इनोसेंट हो गए, इस तरह नहीं होता। आपने हमारी लीडरशिप, हमारे सीनियर लीडर्स के साथ क्या क्या कुछ नहीं किया, किसी की बेटी का लिहाज नहीं किया, किसी की माँ का लिहाज नहीं किया, किसी के घर के तकद्दुस का लिहाज नहीं किया। तब आप खड़े होकर नेशनल असेंबली में ऐसी ऐसी तकरीरें करते थे कि अल्लाह से खौफ आता था कि ये वक्त बदलता है, ये वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। हमेशा इनको पीपल्स पार्टी भी ये कहती रही, हम भी ये कहते रहे कि ये साद रफीक साहब ने तो स्पीच भी कर दी एक पूरे खड़े होके कि ये वक्त बदल जाएगा और आपको समझ नहीं आएगी क्या होगा। मगर इनको तब नहीं समझ आया, इनको हमेशा हमने समझाया। हम आज भी इनको कहते हैं कि आज भी हर चीज का हल टेबल पे है, आप टेबल पे बैठे हैं। आपने माफी भी मांगनी हो तो आप स्टैब्लिशमेंट के पास भागते हैं। आप ये नहीं कहते कि हम पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ बैठ के डायलॉग करके चीजों का हल करना चाहते हैं। इस तरह चीजों का हल नहीं निकलता, हमें चीजों का हल टेबल पे निकालना पड़ेगा, मिच्योर होना पड़ेगा, चीजों को लेके चलना पड़ेगा। काजी जब जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, इन लोगों को एग्री कराना पड़ेगा लोगों को कि आप सारे टेबल पे आए, हमारी लीडरशिप भी बैठेगी, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी बैठेगी और इसी तरह चीजों का हल निकल सकता है। दिनेश, इस तरह नहीं निकल सकता कि आप एक इस तरह कहें कि आप हमें सिर्फ एक्यूज करें, इस तरह नहीं हुआ, नो में आपने किया है, यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इट। और आपके लोग उसमें इन्वॉल्व थे, सारे आपके लोगों ने इंस्टिगेट किया था सारे लोगों को। सब समझते क्यों नहीं है आप? क्यों देर कर देते हैं समझने में, या क्यों आप समझना नहीं चाहते? अभी देखिए इतने अच्छे तरीके से आपको उसामा ने समझाया है, समझ आइए आपको कि कैसे आगे चलना है। देखिए ये वक्त के खेल होते हैं और जिस तरफ आज राजा साहब बैठे हुए हैं ये यकीनन ऐसी बातें कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर ऐड इन करना चाहता हूँ कि इन्होंने बड़ा जोर दिया, उसामा भाई ने, इस बात के ऊपर कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया माओ बेटियों के। तो जो पिछले 2-2.5 साल से जो पूरी दुनिया ने देखा और जो पूरे पाकिस्तान ने विटनेस किया, मैं खुद मेरे अपने घर पे 5 दफा पुलिस का रेड हो चुका हुआ है, वहां पे चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। एक दिन जब रेड हुआ तो मेरी मिसेज मेरे 2 छोटे बच्चों के साथ घर पे अकेली थी। जिस दिन कोई 48 या 49 जो मैं कैमरे में गिन सका हूं पुलिस वाले मेरे घर में दाखिल हुए। तो मतलब फिर मैं कहता हूं कि मैं वही बात कर रहा हूं ना कि सियासतदानों ने सीखा कुछ नहीं, बस एक दूसरे को बातें ही सिखाई। हमने सीखा कुछ नहीं, हमने हिस्ट्री से लेसन नहीं लिया। हमने ना सीखने वालों में आपकी तरफ के भी लोग हैं ना, ऐसे जो आपकी सफों में भी बैठे हैं। तो मैंने तो सियासतदानों की बात की ना, मैंने ये तो नहीं कहा कि पीपल्स पार्टी वालों ने सीखा या नहीं। मुकम्मल मैं लेती हूँ, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है। प्लीज अलाउ मी टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे काजी साहब, आपसे दोबारा मैं रिकनेक्ट करती हूँ, ठीक है? विल बी बैक।
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد दुरुस्त हर वक्त बर वक्त ब्रेक के बाद जी एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। पैनलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, जुल्फिकार बदर साहब हैं, काजी अहमद अकबर साहब है, राजा उसामा साहब हैं। जी काजी साहब अपनी बात मुकम्मल कर लें जरा। तो मैं आना चाह रहा था जुल्फिकार बदर साहब की बात पे कि जिन्होंने कहा कि जी एक 9 मई जिन्होंने किया उनकी एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि एग्जाम्पल तो सेट हो चुकी। जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीटीआई से लहदगी का इजहार कर दिया वो एग्जॉनरेट भी हो गए, उनको पर्चों से भी निकाल दिया और उनको हर किस्म का रिलीफ भी मिल गया और वो पाक साफ हो गए। और जिन्होंने पीटीआई से लहदगी इख्तियार नहीं की उनके लिए एक अलहदा एग्जाम्पल सेट की जा रही है। दूसरा इन्होंने कहा कि हुकूमत का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या नून लीग के इन केसेस से कोई ताल्लुक नहीं। तो मैं जनाब की सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए ऐड इन कर दूं कि ये जितने भी केसेस हैं इन सब में स्टेट मुद्दई है और स्टेट में आप हैं, आप लोगों की गवर्नमेंट है जो आप इत्तेहादी बैठे हुए हैं तमाम सूबों में और आप लोग इस पे मुद्दई हैं और आप लोगों के ही तवासुत से ये सारे केसेस चल रहे हैं और आप ही के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, आप ही के गवाह जो है वो पुलिस वाले हैं इन केसेस में। कोई मेज के नीचे घुसा हुआ था, कोई किसी एमपीए की गाड़ी की डिग्गी में बैठा हुआ था और कोई वहां पे मजमे में जो है वो दाढ़ी लगाकर बीच में खड़ा हुआ था, उन्हीं की गवाहियां हैं और इसी तरीके से ट्रायल भी हुआ है। मैं आपको कहता हूं अगर इस मुल्क में कानून हो, इस मुल्क में अदालतें सही काम करें तो जिस नोयत के ये ट्रायल हुए आप यकीन करें कि हाई कोर्ट में ये 1 घंटा सर्वाइव नहीं कर सकते। लेकिन अब आप इंसाफ का मेयार देखें कि जिन लोगों को सजाएं सुनाई गई
काजी साहब, आपके पास ये ऑप्शन तो है ना, यू शुड बी थैंकफुल टू द कोर्ट्स कि आपके पास ये ऑप्शन है कि आप इसको हायर कोर्ट्स में जाकर के चैलेंज कर सकते हैं, वहाँ पे फैसले तब्दील हो सकते हैं, कुछ और फैसला आ सकता है, आपको फायदा हो सकता है उधर जो है इस तरह का फैसला ना आए। जी बिनेश, मैं उसी बात पे आ रहा था कि जो राइट टू अपील है वो भी अगर आप देखें तो पेशावर हाई कोर्ट के अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने तो वो भी खत्म कर दी। हमारे ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर साहब जो हैं, उनकी जो राइट टू अपील थी वो लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहकर डिसमिस कर दी कि जी जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे तब तक हम आपकी अपील नहीं सुन सकते। मीनिंग देयर बाय कि एक वो शख्स जो मौके पे मौजूद नहीं था, उसको एक केस में 10 साल की सजा सुनाई गई। अब वो सरेंडर करे और वो सजा भुगतनी शुरू करे, फिर उसकी अपील लगेगी, फिर उसकी तारीखें लगेंगी और फिर उसको इंसाफ दिया जाएगा। और फिर अगर कोर्ट मेरिट्स के ऊपर फैसला करेगी तो कोर्ट कहेगी कि वो डिसीजन गलत था, तो उस वक्त तक शायद हो सकता है कि साल 1.5 साल गुजर चुका हो। यही हम भी रोना रो रहे हैं कि जब ATCs ने 8 केसेस में इमरान खान साहब की जमानतें रिजेक्ट की, फिर वही लाहौर हाई कोर्ट ने जमानतें रिजेक्ट की, अब वही जमानतें सुप्रीम कोर्ट कहती है मैं लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी के ऊपर अगर ना एक्सेप्ट करूं तो मैं कहां जाऊं, तो उन्होंने तो मजबूरन वो एक्सेप्ट कर ली। तो मेरा सवाल ये पैदा होता है कि फिर उस टाइम ATC और लाहौर हाई कोर्ट के डिसीजंस के ऊपर तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया कि आपने पिछले 738 दिन एक बंदे को जेल में रखा उस सजा के लिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट आके कहती है कि भाई नहीं, लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी कहता है कि इसको जो है जमानत दी जाए। तो कौन से कानून की बात कर रहे हैं, कौन सी अदलिया की बात हो रही है और किन पैराफर्नीलियस में और कौन सी जुरिस्प्रूडेंस में ये बात हो रही है? कम अज कम एज अ पॉलिटिकल वर्कर माजी में तो यही होता रहा है ना। आप नवाज शरीफ का मामला देख लें, आप आसिफ अली जरदारी साहब का मामला देख लें, राना सनाउल्लाह साहब का ही केस देख लें कि किस तरह जान अल्लाह को देनी है, जान अल्लाह को देनी है, आपके बेंचेस से सुना गया और उसके बाद उस केस का क्या निकला। तो ये तो होता रहा है, नहीं होना चाहिए। टू रॉन्ग्स दे डोंट मेक अ राइट, नहीं होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में यही होता रहा है ना। तो जब ये हो रहा था उस टाइम पर तो आप इसको एडवोकेट करते थे, अब नहीं होना चाहिए। बदर साहब जरा इसका एक तो जवाब दे दीजिए पहले, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्वेशन है आपके हवाले से, फिर उसके बाद मैं जरा समझना चाहूंगी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये जो अपग्रेड की है अपनी सियासत, ये किस तरह की सियासत है कि वैसे तो आप हर चीज का जो ब्लेम है, खास तौर पर अगर मैं पंजाब चैप्टर की बात करूं तो हर चीज का ब्लेम आप नून लीग पर डाल रहे हैं जो कि हुक्मरान है, और जब आपको लगता है कि जी इलेक्शंस की बात आती है और खास तौर पे वेरी स्पेसिफिक स्पीकिंग अबाउट ज़िमनी इलेक्शन की बात आती है, तो ये तो आप सरेंडर कर गए, आप तो ये मान गए। आप शुक्रिया अदा करें PTI का कि आपने ये मान लिया कि बेसिकली ज़िमनी इलेक्शन में मुकाबला नून लीग और PTI का ये हैं दो ही पार्टियां। सर ये किस तरह की सियासत है? जी सर। मिनिश, पहले तो मैं जो काजी साहब ने बात की, हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए, कोई ताकतवर हो, कमजोर हो, अमीर हो, गरीब हो। ये नहीं होना चाहिए कि गरीबों के बच्चों को आप जो है उनके ऊपर ज्यादती करें, उनको सजाएं दें, और जो अमीरों के बच्चे हैं या कोई शर्फिया से रिलेटेड लोग हैं वो पार्टी छोड़ जाएं तो आप उनको माफी दें। फिर कानून सबके लिए, जो इन्वॉल्व है सबको सजाएं दें। ये नहीं होना चाहिए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जाए तो उनको माफी दे दें। हमने तो ये पहले दिन से ये आवाज उठाई थी। तो ये, और दूसरी चीज रह गई, जब मैंने पहले बात कही थी कि पीपल्स पार्टी का और उसका कोई ताल्लुक नहीं, तो पीपल्स पार्टी और PMLN का मैं इस वजह से कह रहा था कि एज ए पार्टी हमारा कोई ताल्लुक नहीं। जो स्टेट है, आज स्टेट हम है या हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन है स्टेट के अंदर, स्टेट ही होती है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज आती जाती हैं। 2018 में खान साहब की हुकूमत थी, उस टाइम भी स्टेट थी, उस टाइम भी मशीनरी ऐसे ही काम करती थी, उस टाइम पे भी रियासती मशीनरी को ऐसे ही जो है वो हुकूमत के अंदर आके इस्तेमाल किया जाता था और लोगों के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जाती थी। हम उस टाइम पे भी कंडेम करते थे, आज भी कंडेम करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। ना गवाह हमारे हैं ना कुछ है। जो स्टेट के ऊपर फौजी, सरकारी, निजी तंसीबात पे हमला करते हैं, फिर स्टेट अपना रास्ता खुद लेती है और रिट ऑफ द स्टेट जो है, रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी और वो आगे जाके उसका जो कानूनी रास्ता निकलेगा वही होगा। और राइट ऑफ अपील मैंने पहले कह दिया, ये जो हाई कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की बात की कि अपील फारिग हो गई, मैं सिर्फ अपने भाई को ये बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई क्रिमिनल होता है और उसके ऊपर क्रिमिनल केस होता है, उसको उतनी देर जो है राइट ऑफ अपील या उसकी प्री अरेस्ट बेल या कोर्ट उसको रिलीफ नहीं देती
जब तक वो इन पर्सन कोर्ट में आके सरेंडर ना करे और कहे कि जी आई एम रेडी टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस और मैं मुझे आप जो है प्री रेस्ट बेल दें, मैं इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करता हूं, अगर मैं बेगुनाह होऊंगा तो मुझे बरी कर दिया जाए, अगर मैं गुनहगार होऊंगा तो मुझे सजा दे दी जाए। तो इसके बगैर जो क्रिमिनल अपील्स हैं वो चलती नहीं है, उसके ऊपर इन पर्सन आपको आना ही पड़ता है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कोई कोर्ट रिलीफ किसी को देना चाहे तो कर सकती है, बट इन केस मैंने आज तक नहीं देखा कि इन पर्सन कोई पेश ना हुआ हो प्रोटेक्टिव बेल के अलावा। हाँ, अगर ये राइट ऑफ अपील लेना था तो जो जिन एमपीए साहब का जिक्र किया उनको चाहिए था प्रोटेक्टिव बेल लेके आ जाते और कहते कि जी मैं बेल पे हूँ ताकि मुझे गिरफ्तार ना किया जाए और राइट ऑफ अपील दी जाए और मेरे केस को सुना जाए, और बाद जब हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे रिलीफ तो मिलता है, ऐसा नहीं है कि अगर आपके केस के अंदर कोई भी गुंजाइश निकलती हो तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फोरम से जो है वो आपको रिलीफ मिलता है। अनलाइक जुल्फिकार साहब व्हाट हैज बीन हैपनिंग इन द पास्ट, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब का केस अगर आप देखें, अगर जब केस की बात निकल ही आई है तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनके तो मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ही ट्रायल कोर्ट बनी थी, उनका जो फैसला है उनको मौका ही नहीं मिला कि कहां जाकर के चैलेंज करना है। मैं यही कह रही हूं कि ये पीटीआई के मामलात हों, आपके मामलात हों, या अभी जो भी मजीद अभी जो मामलात चल रहे हैं, इसमें हमने ये देखा है कि जो फैसले आते हैं उसके बाद दे ऑलवेज हैव अ राइट कि वो हायर कोर्ट्स के अंदर जाकर उसको चैलेंज कर सकते हैं। ये तो केसेस की बात हो गई सर, लेकिन कुछ सियासत की भी बात कर ले। जिमनी इलेक्शन के लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा आप लोगों ने कुछ तैयारी करनी है, मतलब से बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस या बयानबाजी करनी है। पीपल्स पार्टी का तो यही प्लान लग रहा है कि नून लीग के साथ मिलकर के आप लोगों ने अनाउंस किया आप इलेक्शन लड़ेंगे, उसके बाद आप हार जाएंगे, या कोई ऐसी सूरत हाल होगी तो आप कहेंगे जी हम इसलिए हारे हैं क्योंकि हम लोगों ने नून लीग के साथ इत्तेहाद किया। दिस ऑल्सो हैपेंड। ये 1857 की बात नहीं कर रही, अब ये जुमा 8 दिन हुए हैं, नदीम अफजल चंद साहब जो हैं वो यही रीजन बता रहे थे अपनी शिकस्त का पंजाब में। जी सर। देखिए मैं इस बात पे नहीं कहूंगा कि इसके लिए जब आप इलेक्शन लड़ते हैं आप जीते हारे ये, लेकिन तैयारी होनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी लड़ती है अपनी तैयारी के साथ लड़ती है। अदरवाइज अभी प्रॉब्लम ये है कि अभी जो इशू आ रहा है कि हम हुकूमत के को सपोर्ट किए हुए हैं और हुकूमत हमारे वोटों से बनी हुई है, तो वहां पे जब लीडरशिप बैठती है तो वो कहते हैं कि हम दोनों अगर आपस में एक दूसरे के वोटों से सपोर्ट करके हुकूमत बना के चला रहे हैं और इस मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ला रहे हैं, तो आपस में हम एक दूसरे के खिलाफ जब लड़ेंगे तो आप हमारे पे तनकीद करेंगे। पीपल्स पार्टी के पास तो अब हुकूमत पे तनकीद के अलावा कोई हल निकलता नहीं है। जब आप इलेक्शन में जाएंगे आप क्या कहेंगे? पीटीआई को तो जितना बुला खान साहब के ऊपर तनकीद करनी थी वो तो आप कर ही सकते हैं, लेकिन आपने करंट हुकूमत के ऊपर करनी होती है। तो उस चीज से बचने के लिए हुकूमत ने जो है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के साथ बैठ के ये तय किया कि जहां पे जिसका रनर अप हो उसको वो चांस दे देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ एक मुनासिब फैसला है। इसके अंदर पीपल्स पार्टी की भी लीडरशिप को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन एक चीज आपको हैं, आपके फैसले के ऊपर किसको कोई एतराज हो सकता है, लेकिन तनकीद करने से आप लोग अभी भी बाज नहीं आते। हसन मुर्तजा साहब का जब दिल करता है वो मरियम नवाज के ऊपर जो है अच्छी खासी चार्जशीट लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नदीम अफजल साहब का जब उनका दिल करता है वो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। इन सबको छोड़ दें, आपके जो चेयरमैन है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर को चेयरमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वो दिल खोल करके तनकीद करते हैं। कभी उनको शहबाज पीट कहा करते थे, अब उनको शहबाज स्लो कह रहे हैं और पब्लिकली जलसों में खड़े होकर के तनकीद करते हैं। तो सर ये एक डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत का नजर आ रहा है। सर अलाउ मी टू आस्क यू दिस, उसामा, दिस इज गोइंग टू बी द सेम क्वेश्चन टू यू कि फिर आप लोग इनके साथ मिलकर के बैठ रहे हैं, तो मैं आपसे जवाब लेती हूँ। जरा बदर साहब जरा कंप्लीट कर लें। जी बदर साहब वेरी क्विकली। जब हमने वोट दे के पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हुकूमत को सपोर्ट किया और हुकूमत बनाई, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। पीपल्स पार्टी को बहुत दफा ऑफर किया गया कि आप कैबिनेट ज्वाइन करें। हाँ, हम कैबिनेट के अंदर बैठे होते, डिसीजन मेकिंग में बैठे होते, तो फिर हम तनकीद करते तो एक प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे हुकूमत कोई भी ऐसा इकदाम करती है जहाँ पे पीपल्स पार्टी की उस पॉलिसी के साथ इत्तफाक राय नहीं होता,
तो पीपल्स, आई थिंक पीपल्स पार्टी एंड द लीडरशिप ऑफ द पीपल्स पार्टी हैज you just validated my point, जुल्फिकार साहब। यही तो मैं कह रही हूँ, अब आपको पता चल गया कि हर चीज जो है परफेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रही, तो फिर इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं। और अगर दूसरा अपने एंगल देखना है कि अगर आप कैबिनेट मीटिंग्स के अंदर या अगर आप इंटरनल मीटिंग्स के अंदर, फॉर एग्जांपल फॉर दैट मैटर, अगर आप इनकी शिकायतें लगा रहे हैं, इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इनको बता रहे हैं कि जी नून लीग की जो बेंचेस में सब चीजें सही नहीं चल रही, तो फिर उसको पब्लिकली बाहर आकर के बताने की क्या जरूरत है। either ways you are answerable, the type of सियासत you are doing। जी, इस चीज से, आपकी इस चीज से मैं मुत्तफिक हूँ कि इसको पब्लिकली आके नहीं करना चाहिए, पहले इंटरनली करना चाहिए। लेकिन अगर इंटरनली कोई रिजल्ट नहीं निकलता, जैसे नहरों के ऊपर आपको पता है कि 6 माह से ज्यादा का टाइम लग गया था, हुकूमत इतनी भी फ्लेक्सिबल नहीं थी कि वो बुला के कहती। जब तक हमने पब्लिक मोबिलाइज नहीं की सिंध में, उतनी देर तक प्राइम मिनिस्टर ने नहीं बुला के इस इकदाम को जो है रोका। तो इसके ऊपर फिर आपको पब्लिकली, जो पब्लिक से रिलेटेड चीजें हो, फिर आप उसको उसके ऊपर आवाज उठानी पड़ती है। और आई थिंक पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप को ये राइट तो है कि अवाम से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उसके ऊपर आवाज उठाएं। इसके ऊपर बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमने ये हुकूमत को बना दिया तो इसके ऊपर हुकूमत कोई गलत इक़दाम भी करे तो हम हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। हम हुकूमत को सपोर्ट करके बनाने में बिल्कुल है, लेकिन हम हुकूमत की डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं है। तो इन दोनों चीजों के अंदर फर्क है। तो हम जहाँ पे कोई ऐसी चीज होगी, इक़दाम होगी, तो हम समझेंगे कि उसके अंदर बामी रजामंदी के साथ मामला होता है। राजा साहब, आपको समझ आ रही है, ये शहबाज साहब को तो ऑन कर रहे हैं, शहबाज सरकार को ऑन नहीं कर रहे हैं। सो मैं तो ये कहूँगी कि आपकी हालत ना हुकूमत में आके ख़राब है। वो इसलिए क्योंकि पीटीआई तो डेफिनेटली आप लोग को किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं देती राज साहब, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पॉइंट टू पॉइंट, ओकेजन टू ओकेजन अपनी जो सपोर्ट बेस है वो डिसाइड करती है। जैसे कि अभी ज़िमनी इलेक्शन में वो आपके साथ हैं, आप जो करेंगे बिल्कुल ठीक करेंगे, लेकिन कल को अगर इनको लगा कि जी अब इनको आपके ऊपर तनकीद करनी चाहिए राज साहब, तो ये आपके ऊपर तनकीद भी करेंगे। सो यू कैन नॉट इवन रिलाई ऑन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। एम आई राइट राज साहब? देखिए जी, एक तो मैं बदर साहब से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हर जमात का अपना विजन होता है, हर जमात की अपनी सोच होती है, हर जमात अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ती है। मगर आई टोटली एग्री विद दिस कि जिस जमात का रनर अप था, जाहिर बात है जिस जमात ने वहाँ विनर ने 90,000 वोट लिया है और रनर अप ने 80,000 वोट लिया है, और तीसरे नंबर वाली जमात ने अगर 30,000 वोट लिया है, तो जाहिर सी बात है अगर वो आप 30,000 वोट उस 80,000 वाले के साथ डालेंगे तो ही विल बी विनिंग द इलेक्शन इजीली। तो ये मेरे ख्याल अच्छी सोच है, इस सोच को फॉलो करना चाहिए। दूसरा, हर पॉलिटिकल जमात हमेशा हैज ओपन आर्म्स। राज साहब, जरूर इस सोच को फॉलो करना चाहिए, आप जरूर कराएं। आप सियासतदान हैं, आपको बेहतर पता है कि आप लोग की पॉलिटिकल पार्टीज के लिए क्या सही है, असेंबली में जाने के लिए क्या ठीक है, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा। क्वेश्चन इस चीज पर हो रहा है कि आप अपने सपोर्टर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी ठीक लग रही है, अच्छी बात है, ठीक होगी, लेकिन कम से कम इनसे अंदर के खाने बात तो कर लें कि नदीन अफजल चंद साहब हो गए, हसन मुर्तज़ा साहब हो गए, जुल्फ़िकार बदर साहब हो गए, जो आप कहेंगे मैं आपको नाम गिनवा के बता दूंगी कि कौन कौन तनकीद कर रहा है। आप इनको अंदर मीटिंग्स के अंदर ये तो कहा करेंगे, सर जी बाहर निकल के सानू इंजते ना बोलो। मतलब दिस शोज बैड पॉलिटिक्स, नथिंग एल्स। कंप्लीट कर लूं। देखिए, हर पॉलिटिकल जमात जो होती है, कल आपने देखा था जेयूएफआई और पीटीआई भी इकट्ठा बैठना चाह रहे थे, पीटीआई के लोग जेयूएफआई के पास भी जा रहे थे, पीपल्स पार्टी से भी मिल रहे थे। हर पॉलिटिकल जमात ओपन होती है, जरूर हमारे डिफरेंसेस होते हैं, मगर जहां हमें लगा है कि इसमें बेहतरी आ सकती है सिस्टम में, तो हम जरूर इकट्ठे बैठते हैं। जरूर हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इंडिविजुअली तो हम किसी को रोक नहीं सकते, ना इंडिविजुअली कोई किसी को कह सकता है कि आप प्लीज ऐसी बात ना करें, आपको ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। हर किसी का अपना एक विजन होता है, हर कोई अपने विजन के साथ चल रहे हैं। हम पॉलिटिकल लीडरशिप की लाइन फॉलो करते हैं। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप एक डिसीजन कर रही है, वी आर बाउंड टू फॉलो दैट लाइन, और हम उस लाइन पे चलते हैं। उसमें प्रोज एंड कॉन्स जरूर होते हैं। आपने जैसे 2-3 लीडर्स के नाम लिए, सीनियर लीडर्स हैं, उनके ऊपर हम अच्छा नहीं लगता कि मैं उन पे तबसरा करूं, मेरे से बहुत सीनियर हैं और बड़े नाम है ये। यही बात मैं कर रही थी। आप ज़र्फ से बाहर नहीं आ रहे, आप लोग तो तमीज से बाहर नहीं आ रहे। अगले जलसों में आप लोग की ऐसी तैसी फेरी जा रही है, प्राइम मिनिस्टर का नाम लेकर के जो है वो तनकीद की जा रही है। मैं इसी चीज की मैं बात कर रही हूँ कि आप तो ना पीटीआई को कुछ कह पा रहे हैं, ना आप पीपल्स पार्टी को कुछ कह पा रहे हैं। नहीं, So have my condolences, please accept my condolences, sir.
देखिए, बिनिश कहने को तो बहुत कुछ मैं भी कह सकता हूँ, काजी साहब भी कह सकते हैं, बदर साहब भी, सारे कह सकते हैं, मगर वी डोंट वांट टू क्रॉस दैट लाइन जिससे एनार्की फैले या चीजें खराब हो या हमारी जो चीजें बेहतर हो रही है पाकिस्तान की वो चीजें खराब होना शुरू हो जाएं। देखिए, अभी काजी साहब ने जैसे 2 मिनट पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठाए, मैं काजी साहब को अपने 31 बंदे गिना सकता हूँ जो बेंचेस खाली हो गए थे और सारे जेलों में थे, जिसमें प्रॉपर आप पुश करा रहे थे लोगों को कि इनको उठाओ, इनको खड़ा करो जेलों में, इनको मुझे वीडियोस बना के भेजो, मुझे इनकी तकलीफें देखनी है। मगर ये इस तरह की बातें करने से चीजें और खराब होती जाती हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें चीजें बेहतर करनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि एक चीज जो अगर बेहतरी की तरफ जा रही है, अगर जिसने की नहीं करनी चाहिए, उनको बेहतर करना चाहिए रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ, कि हम इस पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर कर सकें, इस पाकिस्तान की आवाम के लिए। हमारे बच्चों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया इस पाकिस्तान के, हमें उनके फ्यूचर के लिए अब काम करना चाहिए। अगर हम इन्हीं पिटी चीजों में फंसे रहेंगे तो ये पाकिस्तान तरक्की नहीं कर पाएगा। अगर इस पाकिस्तान की हमें तरक्की अजीज है तो हम सबको मिलकर बैठ के इसके ऊपर सोचना पड़ेगा। और ये सारा आज नहीं तो कल हम पे ही आएगा कि आप लोग नहीं बैठे तो इस वजह से हुआ। मैं आई टोटली एग्री कि ऑन दिस फॉर्मूला कि हम सबको एक दफा बैठना चाहिए और इस पे सोचना चाहिए, चाहे वो एक इलेक्शन हो, जिमनी इलेक्शन हो, बल्दियाती इलेक्शन हो, कुछ भी हो, हम सब जमातों को बैठ के एक फैसला करना चाहिए और उस पर फॉलो करना चाहिए। इसमें छोटी बहुत अगर आप ये कहें कि पीपल्स पार्टी अपनी सियासत छोड़ दे, नून लीग अपनी सियासत छोड़ दे या पीटीआई अपनी सियासत छोड़ दे, तो आप ना आपका टॉक शो हो सकेगा और ना किसी का काम चल सकता है। हर किसी ने अपना लोगों को भी लेके चलना है, अपने सिस्टम को भी लेके चलना है, मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक अच्छी लाइन फॉलो करें जिसमें हम पाकिस्तान की बेहतरी कर सकें। बड़ी अच्छी बात उसामा आप कर रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आपके साथ शो करके, क्योंकि आप बड़ा एक प्रोग्रेसिव किस्म की अप्रोच लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आई डोंट नो कि व्हाट काजी साहब हैज टू से। काजी साहब, ये तो फरिश्ता सिफ्त हुकूमत आपको मिली है, बैठो हमारे साथ, मिलकर बात करते हैं, मिलकर काम करते हैं। आप खाम खा इनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। मतलब आप इनकी गुफ्तगू सुने, मतलब कितने अच्छे से, शाइस्तगी से, पढ़े लिखे अंदाज से ये लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, बैठे इनके साथ बात करें। अभी तो बल्कि बड़ी मजे की बात है कि जिमनी इलेक्शन में ये दोनों इकट्ठे आप लोग के साथ मुकाबला कर रहे हैं। सर, ये जिमनी इलेक्शन भी आपके लिए कोई आसान नहीं होने वाला, इट इज गोइंग टू बी रियली टफ। पहले तो मैं उसामा का शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी मोहब्बत भरी बातों के भी मैं आई वांट टू अप्रिशिएट देम ऑन द प्रोग्राम। बट एट द सेम टाइम आप इलेक्शन की बात कर रही हैं, तो जिमनी इलेक्शन हो या कोई भी इलेक्शन हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक तहरीक में है पिछले 2.5-3 साल से, और जिस तरीके से हमने जनरल इलेक्शन लगा वो भी पूरी कौम ने देखा, और अब उसके बाद के जिमनी इलेक्शंस। शो के एंड के ऊपर ये आपने सस्पेंस दे दिया, कौन सी तहरीक है, कहाँ चल रही है, कौन लीड कर रहा है? ना करे काजी साहब, ऐसे ना करे, लीड कौन कर रहा है पहले मुझे बताएं, कौन सी कमाल हो गई आपकी। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो 25,000 बंदा जेलों में चला गया है और जिनकी नौकरियां खत्म हो गई, जिन गरीबों के घर खाने को नहीं, वो जेलों में चले गए। एक मिनट काजी साहब, ना, ऐसे नहीं। आपने जेल भरो तहरीक का थोड़ी ना ऐलान किया था। आपने कहा था कि जो आपके बानी हैं खान साहब, वो आपकी रेड लाइन है, अगर उनको जेल में डाला तो हम तो पता नहीं क्या कर देंगे। अब वो बात तो पीछे रह गई, अब तो सिर्फ खान साहब ही नहीं, पता नहीं कौन कौन जेल में है, मतलब पूरी पार्टी जेल में है। तो ये कौन सी तहरीक थी? देखिए ना, वही मैं कह रहा हूँ कि बातें करनी बड़ी आसान है। हमने तो जाने भी दे दी, डी चौक में आके गोलियां भी खा ली, जेलें भी भुगत ली, पर्चे भी करवा लिए, अपनी माओ बेटुओं को सड़कों पे जलील भी करवा लिया। अभी भी आप लोग कहते हैं तहरीक नहीं है, तो फिर तो मैं हैरान हूं आपके पाकिस्तानी होने पे और आपकी सोच पे कि आपकी कैलकुलेशन में तहरीक कैसे होती है। आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि हम क्लाशनकोवे कद्दों पे उठा के और सड़कों पे निकल आए, तो ये तहरीक का हिस्सा नहीं होता। डेमोक्रेटिक तरीके जो होती हैं वो एक डेमोक्रेटिक अंदाज में चला करती हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन पैराओं में रहकर जो कुछ कर सकती है, जेलों में जा रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, मारे खा रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, अपने जवानों की लाशें कंधों पर उठा रहे हैं, अपनी गाड़ियां, अपने घर, अपनी जायदादें तबाह करवा बैठे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि आपकी और क्या एक्सपेक्टेशन है कि तहरीक किस लेवल की होनी चाहिए। बाकी रह गई जिमनी इलेक्शन की बात, तो जहां पे अल्टीमेटली फॉर्म 47 इशू होना हो, मुझे नहीं समझ आती कि उन इलेक्शंस का क्या मकसद है। और मैं हैरान हूं पीपल्स पार्टी के ऊपर। इनको बेसिकली मैं तो समझता हूं कि ये एक बड़ा समझदार मूव कर गए। इन्हें पता है कि पंजाब में हमें किसी हल्के में 2,500-3,000 4,000 से ज्यादा वोट नहीं पड़ना, तो ये फॉर्मूला बना दो कि जो रनर अप था उसी को सपोर्ट करें। तो जनाब, जितने बाय इलेक्शन होने जा रहे हैं इन सब में रनर अप नून लीग ही थी, लिहाजा आपको अब किसी इलेक्शन में लड़ने की जरूरत नहीं है, आपका शर्म पर्दा कायम रहेगा।
बाकी रह गई नून लीग की, तो इनको क्या टेंशन है, इलेक्शन जीते या हारे फॉर्म 47 इशू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये एक तमाशा ही है जो कौम के साथ लगा हुआ है। और मैं हैरान हूँ कि आज के शो में सब अलाउ मी बिकॉज अभी मुझे शो क्लोज करना है एंड इंशाल्लाह ताला आपको हम दोबारा जो है वो दावत देंगे। लेकिन आज के शो के अंदर बेनिफिशियरी नून लीग ही निकली, पीपल्स पार्टी ने खुद ही छोड़ दिया कि जी रनर्स अप वो होंगे। आपने अपना एक लॉजिक दे करके छोड़ दिया कि भाई डेफिनेटली जीते या हारे हद में तो यही रहने वाले हैं। सो आई थिंक सो कि कांग्रेचुलेशंस टू PMLN। राजा साहब इसीलिए जो है वो चिल कूल काम बैठे हुए हैं एंड गेट वेल सून राजा साहब, होप टू सी यू ऑन अ वीडियो सोर्स नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही, आप लोगों से कल मुलाकात करते हैं। हर वक्त बर वक्त